कविता शब्दों की वह साधना जो आत्मा का संगीत बन जाती है। हर युग में कवि ने अपनी कलम से समाज की संवेदनाओं को शब्द दिए हैं। कभी भक्ति की गहराई में, कभी प्रेम की ऊंचाई में, तो कभी जनजीवन के संघर्ष में। सुरता साहित्य की धरोहर के शनिवार विशेष साहित्य सृजन कला में आज हम करेंगे चर्चा कविता, स्वरूप, विकास और विविध शैलियां पर। आइए जानते हैं कविता कैसे बदलती रही है समय के साथ और कैसे हर दौर में उसने अपनी एक नई पहचान गढ़ी है। नमस्कार। आज हम हिंदी कविता के विशाल और कह सकते हैं लगातार बदलते संसार की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे सामने है रमेश चौहान की किताब कविता रचना की कला कि कुछ अहम हिस्से। ये किताब खासकर नए लिखने वालों के लिए एक गाइड की तरह है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हिंदी कविता के इस पूरे फैले हुए नज़ारे को थोड़ा समझें। हाँ। मतलब कहाँ से ये शुरू हुई और आज कहाँ खड़ी है, कैसे बदली है वक्त के साथ। और स्रोत में कितनी खूबसूरती से कहा गया, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। कविता वह साधना है जिसमें शब्दों के माध्यम से आत्मा का आलोक प्रकट होता है। वाह। या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्द देखें, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। मतलब कमाल है। सचमुच ये पंक्तियां असल में कविता की उस ताकत को दिखाती हैं जो हमें रोजमर्रा की उलझनों से बंधनों से ऊपर उठाती है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। जी। वैदिक काल से शुरू करते हैं और आज की 21वीं सदी तक आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यही सवाल, आखिर कविता है क्या? इसका असली रूप, इसका स्वभाव क्या है? देखिए, बहुत बुनियादी तौर पर देखें तो कविता शायद इंसानी अभिव्यक्ति का सबसे पुराना तरीका है। हाँ, लगता तो है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने जज्बात, अपने विचार, अपनी कल्पना, इनको शब्दों के जरिए एक लय, एक सुंदरता और एक गहराई देने की कला है। प्राचीन संस्कृत में एक परिभाषा थी, शब्दार्थो सहितौ काव्यम। हाँ, सुना है। मतलब शब्द और उसका अर्थ जब सुंदरता से मिल जाएं तो वो काव्य है। लेकिन ये परिभाषा तो वक्त के साथ काफी बदली होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे सुनने में आता है कि कई आचार्यों ने इसकी आत्मा खोजने की कोशिश की कि कविता का असली सार क्या है, रस है या ध्वनि या कुछ और। हाँ, ये एक लंबी बहस रही है। किसी ने कहा रस मतलब जो भावना कविता जगाए वो आत्मा है। अच्छा। किसी ने ध्वनि यानी शब्दों का छिपा हुआ गहरा मतलब, उसको महत्व दिया। कुछ ने रीति मतलब लिखने का स्टाइल या वक्रोक्ति, बात को घुमा फिरा कर कहने का अंदाज, उसको जरूरी माना। और अलंकार भी तो थे। हाँ, अलंकार यानी शब्दों की सजावट। ये सब कह सकते हैं कविता के असर को, उसकी खूबसूरती को समझने के अलग अलग नजरिए थे। और आज की कविता देखें तो ऐसा लगता है कि वो इन पुराने नियमों से, जैसे छंद या अलंकार की पाबंदी, इनसे काफी आजाद हो गई है। सही कहा आपने। अब तो मुक्त छंद यानी बिना मीटर वाली कविता ज्यादा दिखती है और भावों पर, संवेदना पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आचार्य शुक्ल का वो हृदय की मुक्ति वाला विचार या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भावावेश और कल्पना पर जोर, हाँ, ये सब यही दिखाते हैं कि कविता दिमाग से ज्यादा दिल से महसूस की जाती है। ये लॉजिक नहीं, अनुभूति है। इसमें इशारे होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, जिनके जरिए एक ही बात के कई मतलब खुलते हैं और पढ़ने वाले पर गहरा असर छोड़ते हैं। तो ये तो हुई कविता के मूल स्वभाव की बात। अब इसके अलग अलग रूपों पर आते हैं। स्रोत में लोकगीत और गाथा गीत का जिक्र है। इनमें क्या खास है? लोकगीत देखिए, ये बड़े दिलचस्प होते हैं। ये किसी एक कवि की रचना नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये पूरे समाज की, पूरे समुदाय की आवाज होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, वो भी ज्यादातर मुंह जबानी। वाह। इनकी भाषा एकदम सहज होती है, रोजमर्रा की बोलचाल वाली। और विषय? जीवन का हर पहलू, जन्म से लेकर शादी, खेती, त्योहार, मतलब हर मौके के लिए। बिल्कुल। जैसे बच्चे के जन्म पर सोहर गाते हैं, सावन में कजरी, स्रोत में भोजपुरी लोकगीतों का खास जिक्र भी है जिनमें जिंदगी का हर रंग दिखता है। ये तो वाकई खास बात है कि ये किसी एक की नहीं, सबकी संपत्ति है। और गाथा गीत, ये लोकगीत से अलग कैसे है? गाथा गीत में जैसा नाम से पता चलता है, गाथा होती है यानी कहानी। कहानी। हाँ, ये ज्यादातर किसी वीर योद्धा,
किसी ऐतिहासिक घटना या किसी मशहूर प्रेम कहानी को सुरों में ढालकर सुनाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे बुंदेलखंड में आला ओदल की वीरता के किस्से हैं, आला गाया जाता है। हाँ। या राजस्थान में ढोला मारू की प्रेम कहानी। इनमें कहानी सुनाने पर ज्यादा जोर होता है। अच्छा। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करते, बल्कि उस समाज के आदर्श क्या थे, उनके संघर्ष क्या थे, उनकी पहचान क्या थी, ये सब भी जिंदा रखते हैं। समझ गई। तो लोकगीत रोजमर्रा की भावनाओं का आईना है और गाथा गीत बड़ी कहानियों और नायकों को याद रखने का जरिया। स्रोत ये भी कहता है कि आज के कवियों के लिए अपनी लोक परंपरा से जुड़ना अच्छा है। बिल्कुल, उससे उनकी कविता में एक अलग तरह की सच्चाई और अपनापन आ सकता है। अच्छा, अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं गीत और भजन की ओर। हाँ, ये दोनों तो बहुत सुने जाते हैं। इनमें क्या फर्क है? गीत ज्यादातर व्यक्तिगत भावनाओं को जाहिर करते हैं, जैसे प्यार, जुदाई, नेचर की सुंदरता या जिंदगी के छोटे मोटे अनुभव। अच्छा। इनमें खास लय और संगीत होता है, मतलब गेता होती है, जो उन्हें गाने लायक बनाती है। आमतौर पर ये छोटे होते हैं, दिल को छूने वाले, जज्बाती। जैसे बच्चन जी की मधुशाला की कुछ पंक्तियां। हाँ बिल्कुल, जैसे मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। हाँ, ये सीधे एहसास को जगाते हैं। हाँ, या प्रसाद जी का अब जागो जीवन के प्रभात, या नीरज जी का वो मशहूर गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये सब गीत सीधे दिल में उतरते हैं। सही। और भजन, वो तो भक्ति से जुड़े होते हैं। जी, भजन का मकसद ही भक्ति और श्रद्धा होता है। ये ईश्वर या किसी आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित होते हैं। इनका लक्ष्य मन को साफ करना, शांति पाना या कह ले ईश्वर से जुड़ना होता है। सोचिए मीरा के पद, पायो हाँ। जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ। या सूरदास का मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इनकी भाषा भी अक्सर सरल होती है और गाने में आसान। तो मतलब मूल अंतर ये हुआ कि गीत जिंदगी के कई रंगों को दिखाता है, जिसमें खुशी, गम, प्यार सब हो सकता है, जबकि भजन खास तौर पर भक्ति और आध्यात्मिकता पर ही फोकस करता है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब एक और विशाल रूप पर आते हैं, महाकाव्य। नाम से ही लगता है ये कुछ बहुत बड़ा और ग्रैंड होगा। हाँ, महाकाव्य का कैनवास बहुत बड़ा होता है। इसमें किसी महान नायक, जिसे संस्कृत काव्य शास्त्र में धीरोदत्त नायक कहते हैं, उसके पूरे जीवन, उसके आदर्श, उसके संघर्ष, इन सबको बहुत विस्तार से और बहुत कलात्मक ढंग से बताया जाता है। और ये अक्सर किसी संस्कृति के मूल्यों को भी दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का माध्यम होते हैं। जैसे संस्कृत में रामायण और महाभारत है। और हिंदी में? हिंदी में तुलसीदास का रामचरितमानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्रोत में लिखा है कि महाकाव्य की कुछ खासियतें होती हैं, जैसे कहानी बहुत लंबी होती है, नायक महान गुणों वाला होता है। जी हाँ, धीरोदत्त नायक। उसमें वीर, श्रृंगार, शांत जैसे कई रस होते हैं, और अक्सर ये छंदों में बंधा होता है। इसका एक नैतिक उद्देश्य भी होता है। हाँ, ये सब इसकी पहचान है। और हिंदी में रामचरितमानस के अलावा चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जायसी का पद्मावत, मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत, प्रसाद की कामायनी, दिनकर की उर्वशी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। इन्हें लिखना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल, इसमें भाषा, विषय और पूरी रचना पर कमाल का नियंत्रण चाहिए। लेकिन ये आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें हमारी जड़ों और हमारे मूल्यों से जोड़ते हैं। तो महाकाव्य कहानी को बहुत विस्तार से कहता है, लेकिन कविता का एक और रूप है जो कहानी को किरदारों की बातचीत से आगे बढ़ाता है, नाटकीय कविता। ये क्या चीज है? नाटकीय कविता, जैसा नाम से ही साफ है, ये कविता और नाटक का मेल है। अच्छा। इसमें कहानी किरदारों के डायलॉग से आगे बढ़ती है, और वो डायलॉग्स काव्यात्मक भाषा में होते हैं, मतलब पोएटिक होते हैं। और इन्हें मंच पर भी खेला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये मंचीय प्रस्तुति के योग्य होती हैं। स्रोत में भारतेंदु की अंधेर नगरी का जिक्र है, वो तो एक तरह का सटायरिकल नाटक है। हाँ, और जयशंकर प्रसाद की रचना कर्ण का भी जिक्र है, जिसमें कर्ण के मन की उथल पुथल को, उसके द्वंद्व को कविता में दिखाया गया है। और कौन से उदाहरण हैं? बहुत हैं, जैसे धर्मवीर भारती का अंधा युग, जो महाभारत युद्ध के बाद की निराशा और नैतिक सवालों को उठाता है। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। या मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, ये सब नाटकी कविता के बेहतरीन उदाहरण हैं। इनका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि समाज, नैतिकता या जीवन के गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करना भी होता है। समझ गई। और एक और मिलता जुलता सा नाम है,
आख्यान काव्य या प्रबंध काव्य? ये महाकाव्य से कैसे जुड़ा है या अलग है? आख्यान काव्य का सीधा मतलब है वो कविता जिसमें कोई आख्यान यानी कहानी कही जाए। अच्छा, मतलब कथात्मक कविता। हाँ, कथात्मक। ये कहानी ऐतिहासिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, सामाजिक या पूरी तरह काल्पनिक भी। तो इस हिसाब से देखें तो महाकाव्य भी एक तरह का आख्यान काव्य ही है। अच्छा। लेकिन वो सबसे भव्य और विस्तृत रूप है। आख्यान काव्य का एक और रूप होता है खंड काव्य। खंड काव्य वो क्या है? खंड काव्य में नायक के पूरे जीवन को नहीं लेते, बल्कि उसके जीवन की किसी एक खास घटना या एक हिस्से को लेकर कविता लिखी जाती है। अच्छा, तो मतलब कहानी कहना इसकी मुख्य पहचान है। जैसे दिनकर जी की रश्मिरथी जिसमें कर्ण की कहानी है, क्या वो एक खंड काव्य और आख्यान काव्य का उदाहरण है? बिल्कुल। रश्मिरथी एक बेहतरीन खंड काव्य है। उसमें कर्ण के चरित्र, उसके द्वंद्व, उसकी वीरता को बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से कविता में ढाला गया है। ये विधाएं आख्यान काव्य और खंड काव्य कहानी कहने की हमारी पुरानी परंपरा को जिंदा रखती हैं और उसे कविता का सौंदर्य देती हैं। चलिए, ये तो हुई कुछ पारंपरिक विधाएं। अब जरा आधुनिक दौर की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में छायावाद का बहुत नाम आता है। ये क्या था? छायावाद हिंदी कविता में एक बहुत बड़ा मोड़ था, कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट। ये वो दौर था जब कविता बाहरी दुनिया के वर्णन से हटकर कवि के मन की गहराइयों में उतर गई, मतलब इंट्रोस्पेक्टिव हो गई। अच्छा। इसमें एक तरह का रहस्यवाद था, मिस्टिसिज्म, प्रकृति से गहरा लगाव, सुंदरता की पूजा, अपने मैं यानी इंडिविजुअलिज्म पर जोर, और पहली बार नारी के दर्द और भावनाओं को बड़ी सहानुभूति से देखा गया। ये कुछ अंग्रेजी की रोमांटिक पोइट्री जैसा लगता है। हाँ, कुछ हद तक उससे प्रभावित था, पर इसकी जड़ें भारतीय दर्शन और साहित्य में भी थीं। स्रोत बताता है कि इसकी खासियत ही अपने अंदर के भावों को खुलकर कहना, कल्पना और प्रतीकों यानी सिंबल्स का खूब इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और इसके 4 बड़े स्तंभ माने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। सही। इन चारों ने मिलकर छायावाद को उसकी ऊंचाई दी। प्रसाद की कामायनी देखिए, मानव मन के विकास की कहानी है। पंत जी तो प्रकृति के चितेरे थे। हाँ। महादेवी जी की कविताओं में एक गहरी पीड़ा और रहस्य है, जैसे उनकी वो पंक्ति, मैं नीर भरी दुख की बदली जी। और निराला जी का अंदाज एकदम खुला, स्वच्छंद, विद्रोही और नया था। छायावाद ने हिंदी कविता की भाषा को भी बहुत बदला। कैसे? उसमें मिठास आई, लिरिसिज्म बढ़ा, संस्कृत के तत्सम शब्द बढ़े और उसे एक दार्शनिक गहराई मिली। यानी छायावाद ने कविता को मन का आईना बना दिया। अच्छा, इसके बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का दौर आया। इनमें क्या बुनियादी फर्क था? प्रगतिवाद, जैसा नाम से ही लगता है, ये प्रोग्रेस की बात करता था, समाज को बदलने की बात करता था। अच्छा। ये मार्क्सवादी विचारों से काफी प्रेरित था। इसका ध्यान समाज की नाइंसाफी, गरीबी, मजदूरों, किसानों के शोषण और वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल पर था। तो कविता को एक हथियार की तरह देखा गया। हाँ बिल्कुल, कविता को क्रांति का, बदलाव का हथियार माना गया। इसीलिए भाषा जानबूझकर सीधी, सरल रखी गई ताकि आम आदमी तक पहुंचे। नागार्जुन की कविता याद है? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। हाँ, बिल्कुल। केदारनाथ अग्रवाल भी इसी धारा के थे। जी, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, ये सब प्रगतिवाद के बड़े कवि थे। और प्रयोगवाद, वो इसके बाद आया। हाँ, प्रयोगवाद प्रगतिवाद के बाद आया। इसने फिर से फोकस बदला, समाज की बड़ी समस्याओं से हटकर वापस व्यक्ति के मन पर, उसके अंदर की उलझनों, उसके अकेलेपन, उसके नए तरह के एहसासों पर ध्यान दिया गया। प्रयोग क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इसमें शब्दों, भाषा, शैली, फॉर्म, इन सब के साथ बहुत प्रयोग किए गए। नए प्रतीक गढ़े गए, नए बिंब लाए गए, मुक्त छंद का चलन और बढ़ा। इसके मुख्य कवि कौन थे? अज्ञे इसके अगुआ थे। शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, ये सब प्रयोगवाद से जुड़े थे। इसे आप कविता की एक तरह की प्रयोगशाला कह सकते हैं। तो मतलब एक तरह से देखें तो प्रगतिवाद बाहर की दुनिया बदलना चाहता था और प्रयोगवाद अंदर की दुनिया को और उसे कहने के तरीके को एक्सप्लोर कर रहा था। हाँ, काफी हद तक ये कह सकते हैं। दोनों ने ही हिंदी कविता पर बहुत गहरा असर छोड़ा। कैसे? प्रगतिवाद ने कविता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा, जो आज भी कितना जरूरी है ना? और प्रयोगवाद ने लिखने की आजादी दी, नए नए अंदाज दिए, जिसका असर आज भी कविता पर साफ दिखता है। बिल्कुल। इसके बाद नई कविता और नवगीत का जिक्र आता है। ये क्या थे और क्या ये अलग थे? नई कविता का दौर करीब 1950 के बाद शुरू हुआ। ये ज्यादातर छंद मुक्त थी,
फ्री वर्स। अच्छा। इसमें आज़ादी के बाद के बदलते हुए समाज, शहरों में बढ़ता अकेलापन, लोगों का मोह भंग, इंसान के अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको पकड़ने की कोशिश थी। इसकी भाषा कैसी थी? भाषा ज्यादा सपाट थी, बोलचाल के करीब। इसमें भी व्यक्ति पर जोर था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक सच्चाई का इशारा भी रहता था। अज्ञे, रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुंवर नारायण, ये इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। और नवगीत, ये तो नाम से गीत जैसा लगता है, क्या ये अलग था? हाँ, ये अलग था। नवगीत ने गीत की जो पुरानी परंपरा है, यानी गाने लायक लय और संगीत, उसको नहीं छोड़ा। अच्छा, तो इसमें गेयता थी? बिल्कुल, लेकिन इसने विषय नए उठाए। इसमें आधुनिक जिंदगी की जो परेशानियां हैं, शहर और गांव का तनाव, आम आदमी की मुश्किलें, इन सबको गीत के पुराने फॉर्म में ढाला गया। इसका नाम नवगीत किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इसे नवगीत नाम दिया। उनकी किताब गीतांगनी आई थी 1958 में। ये एक तरह से परंपरा और नएपन का मेल था। शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन जैसे कवि भी इससे जुड़े। तो ये भी दिलचस्प है, नई कविता ने जहां फॉर्म के बंधन तोड़े, वहीं नवगीत ने गाने की परंपरा को नए जमाने के भावों से जोड़ा। बिल्कुल, ये संतुलन साधने की कोशिश थी। और अब अगर हम आज की कविता पर आएं, मतलब 21वीं सदी की कविता, वो कैसी दिखती है? उसमें क्या खास है? आज की कविता तो बहुत ही विविध है, मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। ये अपनी परंपरा से भी जुड़ी है और आज के जो नए सवाल हैं उनसे भी जूझ रही है। जैसे इसमें आपको आज की दुनिया की हर हलचल मिलेगी। पर्यावरण की चिंता, आइडेंटिटी के मुद्दे, दलित आइडेंटिटी, स्त्री, आदिवासी, टेक्नोलॉजी का असर, बाजार का दबाव, राजनीतिक विरोध। हाँ, ये सब मुद्दे तो आजकल चर्चा में रहते हैं। तो कविता अब सिर्फ मन की बात नहीं रह गई है, ये सोचने का, सवाल उठाने का, आवाज उठाने का भी एक जरिया बन गई है। स्रोत में कुछ खास धाराओं का जिक्र भी है, जैसे स्त्रीवादी कविता। हाँ, जिसमें औरतें अपने नजरिए से दुनिया को देख रही हैं, अपने अनुभव लिख रही हैं। अनामिका हैं, मुक्ता हैं, कई नाम हैं। और दमित चेतना का काव्य, जी, जो सदियों से दबी हुई आवाजों को सामने ला रहा है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविताएं। पर्यावरण पर लिखने वाले कवि भी हैं, जैसे केदारनाथ सिंह। तकनीक के इस दौर में तकनीक पर भी कविताएं लिखी जा रही हैं। हाँ, तकनीक और शहरी जीवन पर भी। हास्य और व्यंग्य भी कविता का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, वो क्या? वो ये कि आज कविता सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। डिजिटल मंचों ने, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन्होंने कविता को एक नया जीवन दिया है, एक नई पहुंच दी है। हाँ, ये तो है। अब कोई भी अपनी बात कविता में कहकर दुनिया तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी सिलसिले में गजल और शायरी का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी ही रहेगी। हिंदी उर्दू की दुनिया में इनका एक खास मकाम है। यकीनन गजल, देखिए, गजल एक खास स्ट्रक्चर वाली विधा है। इसमें शेर होते हैं, 2 पंक्तियों की एक इकाई। जी। पहला शेर मतला कहलाता है, आखिरी शेर में शायर अक्सर अपना नाम डालता है, उसे मक्ता कहते हैं। और वो रदीफ काफिया भी होता है। हाँ बिल्कुल, हर शेर के अंत में एक शब्द या वाक्यांश दोहराया जाता है, वो रदीफ है, और उससे ठीक पहले तुक मिलाने वाले शब्द काफिया कहलाते हैं। ये सुनने में बहुत संगीतमय लगती है। और इसमें विषय कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्यार से लेके फलसफा, समाज की बातें, राजनीति, सब कुछ कहा जा सकता है गजल में। गालिब हजारों ख्वाहिशें ऐसी से लेकर आज के दौर तक गजल हमेशा जिंदा रही है। और राहत इंदौरी साहब की गजलें कैसे भूल सकते हैं? सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बिल्कुल, क्या बात कही। और शायरी वो गजल से कैसे अलग है? क्या हर शेर शायरी है? देखिए, शायरी एक ज्यादा व्यापक शब्द है, एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं। आमतौर पर जब हम शायरी कहते हैं तो हमारा मतलब किसी भी तरह की उर्दू या हिंदी की काव्यात्मक अभिव्यक्ति से होता है, जो अक्सर छोटी, गहरी और भावनात्मक होती है। तो इसमें गजल जैसे नियम नहीं होते? नहीं, इसमें गजल जैसे सख्त नियम कानून नहीं होते हैं। ये ज्यादा लचीली होती है। दुष्यंत कुमार की शायरी देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हाँ, वो गजल के फॉर्म में भी है, लेकिन उनकी शायरी का जो असर है वो आज भी उतना ही ताज़ा है। गजल और शायरी दोनों ही आज डिजिटल दुनिया में भी खूब लोकप्रिय हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हिंदी कविता सचमुच एक बहती नदी की तरह है। वैदिक काल के मंत्रों से शुरू होकर लोकगीतों की मिठास, भक्ति की गहराई, महाकाव्यों की शान, फिर छायावाद के रहस्य, प्रगति और प्रयोग के तेवर, और इन सब से गुजरती हुई आज डिजिटल युग की आवाज बन गई है। एकदम सही कहा आपने। ये लगातार बदली है,
पर इसने हमेशा अपने समय और समाज को आवाज दी है। बिल्कुल। आचार्य शुक्र की वो बात फिर याद आती है, कविता दिल को आजाद करने वाली बोली है। हाँ। और हिंदी कविता की असली ताकत शायद इसी में है कि ये कितनी विविध है, कितने अलग अलग रंग इसमें शामिल हैं। हर दौर की कविता अपने समय की कहानी कहती है। उस वक्त के लोगों के सपने क्या थे, उनके संघर्ष क्या थे, उनके सवाल क्या थे, ये सब उसमें दर्ज होता है। तो ये सिर्फ भावना नहीं, इतिहास का एक जिंदा दस्तावेज भी है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ता है, जो मुझे भी सोचने पे मजबूर कर रहा है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर कविता अपने समाज का आईना होती है, तो सोचिए आज से 100-200 साल बाद जब इतिहासकार हमारी आज की कविताओं को पढ़ेंगे, खासकर वो कविताएं जो हम रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर लिख और पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे इस युग के बारे में, हमारे समय के बारे में क्या सोचेंगे? अरे वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे ये डिजिटल कविताएं, ये छोटी छोटी अभिव्यक्तियां, मीम्स में भी कविता है आजकल। हाँ। तो ये सब भविष्य को, हमारे समय के बारे में क्या बताएंगी? वो 21वीं सदी के इंसान की कौन सी चिंताओं को, कौन सी उम्मीदों को, या शायद कौन से डरों को इनमें पहचानेंगे? ये सवाल वाकई हमें आज के हमारी आवाज के मायने और उसकी जिम्मेदारी पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल, एक गहरा चिंतन बिंदु है ये। कविता केवल शब्दों का संकलन नहीं, यह भावों का विस्तार है, जहां हृदय की अनुभूति, विचार की गहराई और समाज की सच्चाई एक साथ बोल उठती है। आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे लोकगीतों से लेकर नई कविता तक हर शैली ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। अगले शनिवार सुरता साहित्य की धरोहर में हम फिर मिलेंगे, सृजन की नई झंकार के साथ। तब तक सुनते रहिए, महसूस करते रहिए, साहित्य का स्पंदन सुरता के संग।